हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में एक अपना हिंदी का चैप्टर करेंगे ग्रामर का, जो है शब्द विचार, मतलब मॉर्फोलॉजी। देखिए, शब्द विचार विचार में मतलब हम पढ़ेंगे शब्द क्या है और शब्द के आधार मतलब शब्द कितने टाइप्स में डिवाइडेड हैं। तो हम जैसे शब्द भंडार करते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये तो आ जाता है शब्द विचार में कि पाठ मतलब शब्द विचार की जो रचनाएं होती हैं उनका एक ये पार्ट है। अब जैसे कि रूढ़ शब्द, विदेशी, देशज, ये भी शब्द में आ जाते हैं। तो इसी चैप्टर में हम लोग जितने भी मतलब डिफरेंट टाइप्स के शब्द होते हैं, शब्द विचार के बारे में हम पढ़ेंगे। छोटी सी नदी हमारी, टेढ़ी मेरी धार, गर्मियों में टूटते भर, भीगो कर जाते पार। पार जाते ढेर डंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका झाड़ू। तल में झकाझक, बालू कीचड़ का ना नाम, कास फूलो एक बार, उजले जैसे गांव। अब ये जितने भी मैंने जैसे पोएम पढ़ी, उसमें हर एक शब्द का कोई ना कोई अपना एक पर्टिकुलर मतलब होता है। मतलब अपने कविता के अर्थ पढ़कर वे बोलकर जाना, यह अर्थ हमें शब्दों के कारण ज्ञात हुआ। मतलब हमने हर एक चीज़ को पढ़ा, उसके थ्रू हमने पहचाना हर एक शब्द का अर्थ। तो ये किसके कारण हुआ? ये शब्दों के कारण ही होता है। अब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर हम संधि विच्छेद करें, शाह गौला, शाह गौला, इसका कोई अर्थ नहीं होता। क्वेश्चन मार्क हम पूछेंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा, तो संधि विच्छेद करके तो कोई अर्थ नहीं होगा, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये अर्थ है या नहीं कोई। अब मैं कहूँ गौशाला, इसका कोई अर्थ है। गौशाला मतलब जहाँ पे गाय रहती हैं, मतलब गायों की रहने का जो स्थान होता है। तो ये डिफरेंट मतलब होता है हर चीज़ का। हाँ, हमारे सभी अपने दैनिक जीवन में अपने भावों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। हम अपने डेली लाइफ में हम अपनी बातों को ऐसा करते हैं, या फिर हम लोग लिख के देते हैं, या लिख के किसी को बताते हैं, या बोलकर हम वो चीज़ किसी को बताते हैं। बोलते समय हमारे मुख में कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। उस समय जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक समझा पाते हैं। और इसी के कारण क्या करते हैं, हम लोग अपनी बात को दूसरे इंसान को बोलते हैं, ताकि वो हमारी बात समझ सके। और वो भी समझता है, क्योंकि वो अपने माइंड में उन वर्ड को समझता है कि उस शब्द का अर्थ क्या है, और ये शब्दों के कारण ही होता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं दूँ, काजल, तो क प्लस आ प्लस ज प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो ये हो गया काजल। मिठाई, म प्लस ई प्लस ठ प्लस आ प्लस ई। अब माधव, म प्लस आ प्लस ध प्लस अ प्लस व प्लस अ, ये हो गया माधव। गायक, अब मैं जो प्लस कह रही हूँ, हम इसको हिंदी में अगर बोलना चाहे तो धन कहेंगे। ग धन आ धन य धन अ धन क धन अ, ये हो गया कायक। नाउ, उपयुक्त उदाहरणों में अनेक ध्वनियों हैं। ये इन सब में अलग अलग ध्वनि, अलग अलग आवाज़ें जो अलग अलग शब्दों को बता रही हैं कि उनकी मतलब क्या है। तो इसका शब्द होता क्या है? तो वर्णों के मेल से जो बनाई गई सार्थक इकाई होती है, उसको हम कहते हैं शब्द। मतलब हर एक वर्ण, जैसे क, का, की, ये सारे वर्ण, इन सब से मिलाकर जो एक सार्थक इकाई बनती है, जैसे कि इन सब को मिलाकर क्या बना? कागज। इन सबको मिलाकर क्या बना? मिठाई। इन सबको गायक, इन सबको माधव, और एक्सेट्रा। तो ऐसे वर्णों के मेल से जो एक इकाई बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं शब्द। नाउ, जैसे कि कुछ हम पढ़ते हैं पद क्या होता है। जैसे ये बगीचे रमा रही है टेल में। अब
ये जो क्लाउड्स में जो बता रखा है, अब ये जम्बल्ड है, इसको सही सेंटेंस में अगर हम करेंगे तो ये होगा, रमा बगीचे में टहल रही है। दूसरा, पुस्तकालय शांति में है बैठते से, पुस्तकालय में शांति से बैठते हैं। मेट्रो में के शहरों सुविधा चलने हो से गई है। अब शहरों में मेट्रो के चलने की सुविधा हो गई है। तो इस प्रकार हमें सेंटेंस को बनाने पड़ते हैं। नाउ पिछले पृष्ठ पर बादल में शब्द लिखे, परंतु इनका प्रयोग एक अर्थात इकाई के रूप में अर्थात वाक्य में किया जाता है। अब जैसे ये जो मैं बता रही हूँ, क्लाउड्स में जो चीज़ें लिखी हैं, इसका प्रयोग हमने कैसे किया, एक सार्थक इकाई में हमने इसको मान लिया और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक पूरे सेंटेंस में। इन शब्दों को व्याकरण के नियम के अंतर्गत बांधकर वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग होने पर वे स्वतंत्र नहीं रहते। अब ये जो हम सेंटेंस बनाते हैं, ये व्याकरण के कुछ नियमों द्वारा, मतलब लिंग, वचन, कारक के द्वारा हम ये वाक्यों में ये प्रयोग करते हैं, और वाक्यों में प्रयोग हो जाने के बाद जो जितने भी शब्द होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, मतलब एक पूरे ग्रुप में बन जाते हैं वाक्यों की तरह। नाउ शब्दों का वर्गीकरण, मतलब शब्दों का वर्गीकरण मतलब कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, कितने आधार हैं शब्दों के। देखिए, पहला आधार है रचना के आधार पर, दूसरा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, फिफ्थ है प्रयोग के आधार पर। ये टोटल फिफ्थ शब्दों का वर्ग, मतलब 5 प्रकार के शब्द होते हैं शब्दों का वर्गीकरण। अब पहला है रचना के आधार पर। हमें पता है कि कई प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत सारे वर्ड से मिलकर बनाए जाते हैं और सबका एक अपना अपना अर्थ होता है। एक शब्द दूसरों के साथ जुड़ता है तब वे भिन्न अर्थ बनाते हैं, जैसे बैल प्लस गाड़ी इक्वल्स टू बैलगाड़ी। अब सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्या होता है, इसमें जो वर्ड बनते हैं हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मतलब अगर मान लो वो वर्ड है, अभी हम ये नहीं देखते हैं, अभी सिर्फ ये देखते हैं बैलगाड़ी। अभी बैलगाड़ी में 2 शब्द हैं, एक बैल और एक गाड़ी, तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 2 वर्ड्स से मिलकर बनाए जो मीनिंगफुल है वर्ड्स। जैसे कि एक बैल मतलब जो पशु होता है, एक गाड़ी जो वाहन होता है। इन दोनों को हमने ऐड किया, मतलब दोनों को मिलाया तो बन गया हमारा बैलगाड़ी। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं रचना के आधार पर। इसी रचना के आधार पर, ये रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला तो रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा यौगरूढ़ शब्द। अब पहला है रूढ़ या फिर हम कह सकते हैं मूल शब्द। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं वह रूढ़ अथवा मूल शब्द कहलाते हैं। इनके खंड नहीं किए जा सकते। यदि इन शब्दों का खंड किया जाता है तो अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे पुस्तक, नल, पानी, हाथी आदि शब्दों का अर्थ, परंतु यानी इन्हें पुस्तक, नल, पानी, हाथ करके लिखा जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं रह सकता। प्रत्येक रूढ़ और व मूल शब्द का अपना निश्चय या विशेष अर्थ होता है। अब मैंने आपको तो बताया कि जो रचना के आधार पर है, शब्द अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो पार्ट्स डिवाइडेड है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगरूढ़ शब्द, इनमें ये डिफरेंस है। पहला हम रूढ़ शब्द बात कर रहे हैं। रूढ़ शब्द में क्या होता है, इसमें हम एक पर्टिकुलर चीज़ को बताते हैं, लेकिन वो शब्द ऐसा शब्द होता है जिसको हम डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने के बाद उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। जैसे कि पहले हमने इसमें करा था बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी में जब हम इसको अलग अलग में डिवाइड कर रहे थे, बैल प्लस गाड़ी, तो इसका मीनिंग बन रहा था कि बैल का मतलब पशु होता है, गाड़ी का मतलब वाहन होता है। लेकिन रूढ़ शब्द में क्या होता है, डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन उन दोनों जो डिवीजन वाले वर्ड्स हैं उनका कोई मतलब नहीं होगा, वो अर्थहीन है। तो ये डिफरेंस है रूढ़
या मूल शब्द में। ठीक है, अब हम आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? दो अथवा दो से अधिक शब्दों का योग मेल बनाने वाले सार्थक शब्द यौगिक कहलाते हैं। अब ये वो चीज़ आ गई, जब हमने रचना के आधार पर पढ़ा था उसमें था कि दो शब्द जब हम ऐड करेंगे वो एक शब्द बनाएगा, तो दो शब्द में उसका एक मतलब था। इस यौगिक में भी वो सेम चीज़ आ जाती है, हम दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं और फिर एक सार्थक शब्द बनाते हैं जिसको हम कहते हैं यौगिक शब्द, और उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे कि रसोई प्लस घर, तो ये बन गया रसोई घर। रसोई मतलब किचन, घर मतलब घर जो हम रहते हैं। प्रयोगशाला, प्रयोग का भी मतलब होता है जो चीज़ हम यूज़ में लेते हैं, शाला प्रयोगशाला ना। राष्ट्र, राष्ट्र हमारा राष्ट्र देश, राष्ट्रपिता, पिता। रेल, रेल जो ट्रेन होती है। गाड़ी एक वाहन होता है, तो रेलगाड़ी। ये सभी शब्द दो मूल शब्दों से जोड़कर बने हैं जिनका अपना विशेष अर्थ है। हाँ, तो ये जितने भी शब्द मैंने बनाए, रसोई घर, प्रयोगशाला, राष्ट्रपिता, रेलगाड़ी, तो ये सब अपना अपना अलग एक मूल शब्द जोड़कर जिनका एक ना एक विशेष अर्थ होता है। यौगिक शब्द का रूप लेने पर भी इनका अर्थ दोनों खंडों के अर्थ में योग ही होते हैं। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि द्वारा होती है। अब ये जो शब्द हैं इनमें अगर हम चाहें तो प्रत्यय भी ऐड कर सकते हैं और हम उपसर्ग भी ऐड कर सकते हैं, संधि या समास आदि द्वारा हम इन शब्दों को बना सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा हो गया यौगिक शब्द। अब हम आते हैं तीसरे, यौगऋण शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं वे यौगऋण शब्द कहलाते हैं। अब जो शब्द यौगिक होते हैं, यौगिक मतलब ये जो जैसे शब्द होते हैं जो दो या अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन फिर भी एक जो अर्थ देते हैं वो ऋण हो जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, इन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं परंतु यह किसी के विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध नहीं होता। जैसे जल प्लस ज, जलज। जल मतलब पानी, ज प्लस जन्मा, और जलज मतलब कमल। ओके, तो इसमें ये है कि जैसे कि मैंने ये पढ़ा, अब मैंने कहा जल, जल तो हमें पता है पानी है, ज इसमें जन्मा। अब ये जो आप सोच रहे हैं जलम, जलज क्या है? जलज कलम। तो इनके अलग अलग खुद में मतलब होते हैं कि इससे ये जन्मा कहा जा सकता है, जल को हम पानी कहते हैं, जलज को हम कमल कहते हैं। तो इसमें एक से अधिक अर्थ हो, एक से अधिक शब्द जो होते हैं वो अपने अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जैसे पर्यायवाची में एक शब्द के काफ़ी अलग अलग अर्थ होते हैं, सेम ये यौगृण शब्द में होता है। पानी में तो बहुत से जीव जंतु पौधे जन्म लेते हैं परंतु सभी के जलज नहीं कहा जा सकता। मतलब जलज मतलब कमल होता है, और इसमें बताया है इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ को एक विशेष अर्थ का, वो एक विशेष चीज़ के लिए प्रसिद्ध होता है। जैसे कमल, ये कमल एक ही लोटस का फूल है, लोटस फ्लावर है, जो हम हर फ्लावर को कमल नहीं कह सकते, मतलब हम जलज नहीं कह सकते, इसलिए ये शब्द ऋण हो गया, मतलब यौगऋण। निशाचर, निशाचर मतलब रात में घूमने वाला, इसका मतलब राक्षस। रात के समय अनेक पक्षी एवं पशु आदि घूमते हैं परंतु यह शब्द राक्षस के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब वो ऋण हो गया। अब वो यौगिक होने के बाद भी अगर मान लो वो ऋण हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं यौगऋण। तो ये हमने पढ़ लिया रचना के आधार पर पहला हमारा शब्दों का वर्गीकरण। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर, या हम कह सकते हैं स्रोत के आधार पर, अपना नेक्स्ट शब्द का वर्गीकरण पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।